So if you look at my story, like in my first attempt, I was able to reach till the interview stage. उसके बाद जो है वो second attempt में prelims नहीं हुआ. So it was quite like it was the lowest point in my preparation कि first attempt में interview तक जाने के बाद कोई कैसे prelims में ऐसे fail हो जाएगा. तो उस समय जो है वो मैंने आउटलुक एकदम कम्प्लीटली चेंज किया. आई रियलाइज कि जो प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है वो एक्चुअली उस वजह से नहीं निकल रहा है क्योंकि माइंडसेट इज द बिगेस्ट हर्डल. अभी तक प्रीलिम्स को मैं ऐसा क्वालिफाइंग एग्जाम देखता था कि बस निकालना ही तो है, निकल जाए बस हो जाएगा. बट इशू ये होता है कि व्हेन यू सी इट इज जस्ट एज अ क्वालिफाइंग एग्जाम और आप बस उतनी प्रिपरेशन करते हो, उससे इशू ये होता है कि आपका वही एग्जाम नहीं निकलता है. इस एग्जाम में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना भी चाहिए आपको उससे कम से कम दुगनी मेहनत होनी चाहिए, तब जाके आप वर्स्ट केस में भी उतना लेके आ जाओगे. दैट इज द माइंडसेट यू नीड. सो व्हेन आई चेंज माय माइंडसेट, I think that's when the real change I witnessed in my preparation and in my scores as well. तो वो एक मेजर रीजन था. फिर मैंने अपने नॉलेज बेस बढ़ाई. लाइक पहले अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में आई स्किप एनसीईआरटी. मैंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज को पढ़ा था. जबकि प्रीलिम्स में अभी जिस तरीके से एग्जाम पेपर बनते हैं, आई थिंक आपका नॉलेज बेस थोड़ा वाइड होना चाहिए क्योंकि एक कोई स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़े वाइड आ रहे हैं. एंड आपको अभी इस बार तो स्पेशली ऐसा हुआ है कि आपको हर एक ऑप्शन के रिगार्डिंग पता होना चाहिए कि क्योंकि कोई भी एलिमिनेशन टेक्निक अब लगने वाली नहीं है. तो इसलिए जितना वाइड आपका नॉलेज बेस होगा उतना सही से आप ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर सकते हो. तो आई थिंक दैट वाज द वन थिंग. सेकेंड वॉज कि बी इन टच विद द राइट पीपल. अगर आप सही लोगों के साथ नहीं हो, आप कॉम्पिटिटिव लोग, ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आप अगर उनके साथ नहीं हो तो यू विल एंड अप विद दोज पीपल जिनकी अप्रोच आप जैसी होगी. कोई कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर नहीं होगा एंड यू ऑल विल कम टुगेदर एंड फेल जॉइंटली इन दिस एग्जाम. तो वो वाला सिचुएशन आपके साथ होने वाली है. बिकॉज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट में जब मैंने वहाँ पे सही लोगों के साथ प्रिपरेशन की, वो वैसे लोग थे जिनका ऑलरेडी जो है वो फॉरेस्ट का कट ऑफ निकला हुआ था. उसके बाद जब हम लोग ने साथ में प्रिपरेशन की थी एंड वी वर लाइक 4 पीपल, हम सबका फिर से वापस से फॉरेस्ट निकला था. एंड वन ऑफ द गाय लाइक यू नीड 104 मार्क्स फॉर प्रीलिम्स फॉरेस्ट का कट ऑफ निकालने के लिए लास्ट ईयर, और उस एक बंदे के 134 के आसपास भी थे. तो ऐसा हम लोग का वो था कि सबके जो है वो फॉरेस्ट के कट ऑफ से लाइक 10-15 मार्क्स ऊपर थे, जबकि फॉरेस्ट का कट ऑफ इटसेल्फ जो है वो सिविल के कट ऑफ से 15 मार्क्स ऊपर होता है. तो इस वजह से सही लोग जब आपके साथ होते हैं ना तो सही रिजल्ट भी आपका आता है. तो आई थिंक दैट इज वन थिंग. सेकंड इज कि आपको कॉन्स्टेंटली जज करना पड़ेगा अपने आप को. लाइक टेस्ट, ये सही बात है कि कोचिंग के टेस्ट जो है वो यूपीएससी को कॉपी नहीं कर सकते. यूपीएससी अपना अलग स्टैंडर्ड सेट करता है. बट अगर आप कंसिस्टेंटली हर एक टेस्ट सीरीज में लो स्कोर कर रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो फॉल्ट आप में भी है ना. ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब आपने 100 पेपर दिए, सब में आपने 70 स्कोर किया एंड देन यू थिंक कि वहां पे जाके जो 101 पेपर आएगा यूपीएससी का, यू विल बी एबल टू स्कोर गुड. दैट इज अनदर थिंग. तो उसमें आपको देखना है. फोर्थली आपको एनालाइज करना है कि आप किस टाइप के बंदे हो सकता है आप उस टाइप के इंसान हो कि आप कम पढ़ो और उसमें बहुत ज्यादा आ जाओ, लाइक आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो. मैंने एनालाइज किया कि मैं वैसा बंदा नहीं हूँ. मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं कोई ना कोई सिली मिस्टेक करता ही हूँ. तो मुझे ये समझ में आया कि आई हैव टू इंक्रीज माई नॉलेज बेस. कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी. लाइक मैपिंग इज वन थिंग. जैसे नदियों का जो है वो रिवर्स का वो पूछते ही हैं, उसमें ऐसा होता है कि लाइक 4-5 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द रिवर्स. इस साल तो 16 क्वेश्चंस आ गए थे मैपिंग से. तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको ढूंढने पड़ेंगे. ऐसी चीजें, सब्जेक्ट्स आपको करने पड़ेंगे ताकि आप बाकियों से 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले पाओ और कंपेंसेट कर पाओ जहाँ पे आपने सिली मिस्टेक्स की हुई हैं. बिकॉज वो प्रेशर में होती हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे नहीं होती हैं बिकॉज दे हैव अ कंट्रोल ओवर देयर थॉट प्रोसेस, दे हैव अ कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस. एड्रेनालिन रश को वो कंट्रोल कर लेते हैं, तो उनका जो है वो थोड़ा अच्छा कमांड होती है. बट नॉट ऑल ऑफ अस कैन हैव दैट. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू पुट इन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, इंक्रीज द नॉलेज बेस. दैट विल हेल्प यू इन एंश्योरिंग कि आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की बेटर हो जाए. तो ये चीज़ें हैं. बाकी पीवाईक्यूज मैंने काफ़ी देखे. पीवाईक्यूज की वजह से मुझे समझ में आया कि यूपीएससी कहाँ पे ट्रैप सेट करती है, कहाँ पे जो है वो कॉमन सेंस से काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं. बिकॉज आप ये बात तो आप मान के चलो कि 40-45 से ज़्यादा आपको सही में क्वेश्चन आते नहीं होंगे. तो कॉमन सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट. उसके बाद पीवाईक्यूज की एनालिसिस काफ़ी अच्छे से इस वजह से भी होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी वो सेम क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि वो ऑप्शंस उठा के दे देते हैं. और मैंने ऐसा देखा है कि अगर कोई आंसर पहले रह चुका है यूपीएससी में, वो वापस से अगर आता है तो वही आंसर होगा. ऐसा
हो सकता है ये गलत भी हो जाए, बट एज आई सेड कि दिस इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। आप हो सकता है 90% वही चांस हो, 10 अगर 10% में फॉल होता है तो आप परेशान मत हो, बाकी भी उसी में जाएंगे, तो सबके गलत होंगे। तो आई थिंक दिस दीज ऑल थिंग्स आई एड्रेस, बाकी वी कैन टॉक अबाउट दिस इन डिटेल्ड मैनर लेटर। कूल।